हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि इस जो काम करती है वो जो आपके जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट्स रहे हुए हैं, पिताजी ने खरीद के रखे हुए हैं या फिर करके रखे हुए हैं, और या फिर आपके दादाजी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था पुराना, तो वो आपको अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या तो आपके पास में छोटा मोटा प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास में, और आपको लगता है कि आप उस शेयर्स के या फिर उस इन्वेस्टमेंट के आज के दिन अधिकार हैं, क्योंकि पिताजी और दादाजी उसको भूल गए हैं आपके पास साथ में डिस्क्लोज करना। तो अब आपको उनको जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिट्रीव करना है, तो उस रिट्रीवल में कंपनी हेल्प करती है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं कि जैसे कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था कि जिस भी इंसान के पुराने अकाउंट्स हैं, जो डीमेट अकाउंट्स हैं, वहाँ पे शेयर्स पड़े हुए हैं और उन शेयर्स के ऊपर में डिविडेंड कंपनियाँ दे रही हैं, और वो बंदा डिविडेंड रिट्रीव नहीं कर रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो गवर्नमेंट जो कंपनियां जिनके पास में डीमेट अकाउंट्स हैं, जिन कंपनियों के भी शेयर्स हैं, तो उन कंपनियों को वो जो शेयर्स हैं पर्टिकुलरली उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स आईपीएफ फंड्स के अंदर में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी भाइयों के जो शेयर्स थे वो आईपीएफ में ट्रांसफ़र हो गए थे। अब उन शेयर्स को वापस आईपीएफ से कस्टमर को अपने अकाउंट में लेने के लिए एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, उसको फॉलो करना पड़ता था, अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि मैं ही उनका मालिक हूँ, और इस तरीके से। तो ये एक रिट्रीवल प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल प्रोसेस। तो ऐसे ही काम को अंदर में एक कंपनी है जो कि मदद करती है, उसका नाम है कंपनी का शेयर समाधान। राइट, अब इसका पूरा नाम शेयर समाधान है, और काफ़ी लोग जो इसका सारे समाधान भी बोलते हैं। सो यही कम इसके और भी काम है, जैसे यहाँ पर लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशंस। मान के चलिए कि किसी भाई के पास में कोई केस है उसके ऊपर में, और उस केस में उसको सामने वाली पार्टी से अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, तो मान के तो उसके पास में वो केस लड़ने के पैसे नहीं हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, इस टाइप की कंपनियों के पास में जा सकते हैं, इनको केस समझा सकते हैं, इनको लगता है कि ये केस ये पार्टी जीत सकती है, तो उस केस को ये इस टाइप की कंपनियां या फिर इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंड करते हैं। तो अगर वो केस जीत जाते हैं तो जो पैसा मिलता है उसका 30% 40% जो भी एक कमीशन सेट होता है, जो राइट, वो ये कंपनियां ले लेती हैं। इसी टाइप से अगर जो इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल सर्विसेज होते हैं उसमें भी ये कंपनियों का कमीशन फिक्स होता है, 25%, 30%, 15%। वो ये केस टू केस डिसाइड करती हैं अलग अलग केस के हिसाब से, क्योंकि कितना हार्ड ये होने वाला है उनके लिए। राइट, इसमें ये अपफ्रंट फीस पहले चार्ज करते हैं सामने वाले से, और बाद में जब वो सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद में जो फुल पेमेंट जो है वो रिसीव करते हैं। तो इस टाइप का ये काम करती है कंपनी। का नाम जैसे हमने बोला कि शेयर समाधान है, वो सारे समाधान, शेयर समाधान, वाट एवर यू कैन कॉल इट। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट एक्चुअली, बट इसके लोगों को देखते हुए लग रहा है शेयर समाधान होना चाहिए, बट अभी ये खुद बोल रहे हैं कि हमारा काम नाम है सारे समाधान। राइट, अब देख लेते हैं कंपनी के बेसिक डिटेल्स की। अगर आगे बढ़ने से पहले हम लोग कंपनी के जो आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स हैं उनके बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे 9 सितंबर 2024 से लेकर के 11 सितंबर 2024 तक कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 74 का कट ऑफ प्राइस है, 1600 का लोट साइज है, तो आपको 1,18,400 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, एटलीस्ट कम से कम। जो कंपनी है वो 24 करोड़ रुपये उठाना चाह रही है मार्केट से, और 24, और अब जो अपनी खुद की वैल्यू लगा रही है कंपनी, दैट इज़ अराउंड 90 करोड़ रुपीज़। ठीक ठाक वैल्यू लगाई जा रही है यहाँ पे, और स्मॉल कैप कंपनी है, एसएमई सेगमेंट के अंदर अपना आईपीओ लेके आ रही है। जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 85% शेयर होल्डिंग थी, आईपीओ के बाद 62% के आसपास में रह जाने वाली, दैट्स अगेन नॉर्मल शेयर होल्डिंग के आसपास में रह जाने वाली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी ये पैसा क्यों उठाना चाह रही है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो कंपनी बोल रही है कि हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि हमारा जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाया जा सके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। दूसरा, जो कि ऑलरेडी जो इस सेगमेंट के अंदर में काम कर रही हैं दूसरी कंपनियां, जिस सेगमेंट में हम कर रहे हैं, तो छोटी मोटी दूसरी कंपनियां, उनको हम ताकि टेक ओवर कर सकें, ताकि हमारा जो जो बेस है, कस्टमर बेस को ताकि बढ़ाने में हेल्प हो हमारी। साथ में ही वर्किंग कैपिटल, जिस तरीके से कंपनी का काम चल रहा है तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी मेंटेन करना है, मैनेज करना है खर्चे को, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ये बेसिक रीजंस कंपनी ने यहाँ पर बताए हैं जिनके लिए पैसा कंपनी उठा रही है, जो कि कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर में हेल्प मिल सकती है डेफिनेटली। रीजंस तो ऐसे ही हैं। साथ में जैसे कि हमने बात किया था कि कंपनी किस टाइप से काम करती है, सो कंपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर में, लीगल केसेस के अंदर में हेल्प करने का काम करती है, उसके बजाय और जो कमीशन है बीच में लेती है। मैंने पर्सनली भी इनकी सर्विसेज यूज़ की हुई हैं पास्ट के अंदर में, क्योंकि हमारे भी माताश्री के जो शेयर्स थे वो आईपीएफ फंड में चले गए थे, तो रिकवर करने में इन्होंने हमारी मदद की थी।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की आरएचपी जो है उसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर में जो हमारा डेटा है उसके ऊपर में बात करते हैं, जो भी डेटा हमारे सामने अवेलेबल रहता है। आज के दिन जो कंपनी के मेन कर्ता धर्ता हैं वो दो हैं, अभय कुमार चंडालिया एंड विकास कुमार जैन। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस आज के दिन नहीं है, बट चूंकि कंपनी लीगल सर्विसेज के अंदर में भी डील करती है तो उससे रिलेटेड कंपनी पे केस नहीं, कंपनी ने केस कर रखे हैं। अब कंपनी का यूजुअली किस तरीके से प्रोसेस चलता है काम का, सबसे पहले केस की जो होती है ब्रीफिंग होती है, फिर ड्यू डिलिजेंस होता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, फिर एमओयू साइन होता है, जो कस्टमर होता है उसके साथ में एमओयू साइन होता है कि किस तरीके से हम आपको रिकवरी करके देंगे तो कितना कमीशन हमारा बनेगा, वाट एवर देयर इज़, वो जो भी बातचीत होनी है, जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस होते हैं, उनके ऊपर भी साइनिंग होती है। उसके बाद में फंडिंग द कंसल्टिंग कमेंसमेंट, लीगल प्रोसीडिंग एंड सेटलमेंट, बेस नॉर्मल चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़, कंपनी के काफ़ी सारे नाम मार्केट के अंदर में अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में जिनके थ्रू कंपनी कस्टमर्स को अप्रोच करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक ही ब्रांच ऑफिस है जो कि दिल्ली के अंदर में है आज के दिन। सो आई थिंक कंपनी को अपने आप को फैलाना पड़ेगा, अपनी ब्रांचेज जो हैं दूसरी सिटीज़ के अंदर में अभी अपनी फैलानी पड़ेंगी। आज के दिन 48 एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर में काम करते हैं। दैट्स इतनी बड़ी कंपनी, मतलब ठीक ठाक कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा जो एम्प्लॉय बेस है। नेक्स्ट अब देखते तो कंपनी का जो मेनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो पहले जो इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल सर्विसेज हैं कि जो आपके शेयर्स वगैरह यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स वगैरह रिकवर करवाने के लिए वहाँ से मेनली रेवेन्यू आ रहा था। बट इस साल जो है वहाँ से रेवेन्यू 29% ही रहा है, बल्कि जबकि जो रेवेन्यू है वो शिफ्ट हो गया है कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ, जो पहले काफ़ी छोटा एरिया था। अब कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वाले से रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू तो बढ़ा है, बट ओवरऑल रेवेन्यू यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा आने लग गया कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। साथ में कंपनी लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशंस भी देती है, जो कि हमने जैसे एग्जांपल पे बात किया था कि किस तरीके से कोई केस होता है उसको फंड करते हैं ये लोग, वहाँ से भी कंपनी का अच्छा खासा पैसा आया है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ओके तो कंपनी का अब जो डोमेस्टिक सेल्स जो हो रही है इंडिया के अंदर में, इंडिया में तो काम कर ही रहे हैं, वहाँ से तो पैसा आ ही रहा है, साथ में इंडिया के बाहर से भी पैसा आ रहा है, वहाँ पर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब बाहर ज़्यादा इतने कुछ खास नहीं है, बट फिर भी है थोड़ा बहुत इंडिया से बाहर भी। अब कंपनी का जो हम बैलेंस शीट को अगर नज़र डालते हैं थोड़ा सा, तो बैलेंस शीट की जो आज के दिन साइज़ है वो 14 करोड़ रुपए की है। सो 14 करोड़ के आसपास में कंपनी में पैसा लगा हुआ है। उस 14 करोड़ में से 11 करोड़ के आसपास में तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, और बाकी जो पैसा है वो इस कंपनी के अंदर में उधारी का पैसा लगा हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के आसपास में जो दोनों मिक्स करके है। कंपनी ने अच्छे खासे प्रोविजंस यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 34 लाख के और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 45 लाख के सेट कर रखे हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं, कंपनी को लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर में नुकसान हो सकता है। किस तरीके से नुकसान हो सकता है, कई बार होता है क्या है ना कि कस्टमर ने जैसे मान के चलो शेयर्स के लिए यहाँ पर डाला, तो उन्होंने मतलब वो एमओयू साइन हो गया, अब शेयर्स रिट्रीव करवाने हैं, और कस्टमर जब वो रिट्रीव हो भी गए हैं, कई बार शेयर्स रिट्रीव नहीं भी होते हैं, तो कंपनी को नुकसान हो जाता है, राइट। तो कंपनी का तो खर्चा हो चुका है, क्योंकि कंपनी को तो वहाँ पर जो लॉयर है जो कि उस पर्टिकुलर काम करने वाला है उस फील्ड के अंदर में, उन सबको फीस देनी पड़ती है। तो और वहाँ से कस्टमर के शेयर्स रिट्रीव हुए नहीं, तो अब मतलब रिट्रीव ही नहीं हुए तो फिर किस चीज़ की फ़ीस, क्योंकि वो तो कमीशन बेस्ड फीस थी, राइट, कि आपको रिट्रीव होगा तो इतना परसेंटेज हम लेंगे बीच में जो आपकी काम पूरा करने का, तो कंपनी को वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो वहाँ पे कंपनी के प्रोविजंस भी अच्छे खासे सेट कर रखें कि इतने तक का नुकसान हम लोग झेल लेंगे, उसके एक्स्ट्रा नुकसान होगा तो फिर वो नेट नुकसान, नेट डेट उसमें चला जाएगा, राइट, नेट क्या बोलते हैं बैड बिजनेस के अंदर में। इसी के साथ में जो मेन पैसा कहाँ लगा हुआ है तो उसकी अगर बात करते हैं तो 1 करोड़ 21 लाख रुपए तो कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा रखा है, जैसे नॉर्मल ऑफिस के अंदर में कंप्यूटर्स हो गए, रिसोर्सेज और हो गए, बिल्डिंग हो गई, राइट, जो ऑफिस है उसको यूज़ करने का। और साथ में ही कंपनी के पास में जो और पैसा लगा हुआ है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि 2 करोड़ 90 लाख रुपए जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में लगे हुए हैं। इसी के साथ में कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास में अच्छा खासा पड़ा हुआ है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी कंपनी ने दे रखे हैं 3 करोड़ 11 लाख रुपए के।
सो बैलेंस शीट जिस तरीके से काम कंपनी कर रही है उसके हिसाब से ठीक ठाक काम मतलब बैलेंस शीट है। अच्छी बैलेंस शीट भी नहीं बोलूँगा, इतनी अच्छी भी नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक बोल सकते हैं। साथ में ही अब ट्रेड रिसीवेबल्स इतना ज़्यादा क्यों लिख रहा है पिछले साल के मुकाबले, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले साल के मुकाबले वो अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ पर। यूजुअली क्या होता है कि कंपनी जो कई बार कस्टमर्स के जो सर्विसेज हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो लिटिगेशंस होते हैं, केसेस होते हैं, फिर कंसल्टेंसी कंपनी ने प्रोवाइड कर दी, तो वो पेमेंट जब कंपनी चार्ज करती है तो वो देने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के बने हुए हैं। नेक्स्ट अब कंपनी के अगर हम लोग जो रेवेन्यू P&L स्टेटमेंट उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज रेवेन्यू ईयर बाय ईयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छा देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। जबकि 2022 के मुकाबले 2023 में ज़्यादा अच्छी रेवेन्यू स्ट्रक्चर नहीं था, बट 2024 में जब कंपनी IPO ईयर में आ रही है तो रेवेन्यू अचानक से बहुत ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया, और वो भी इनकम जो सोर्स आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल सर्विसेज नहीं आ रहा, कंसल्टेंसी से आ रहा है। मतलब हमने इतने उतने रुपयों का कंसल्ट कर दिया, अब किसको किया है, राइट, आप देख रहे हो, क्योंकि उस एरिया के अंदर में आ रहा है, कंसल्ट करने वाले एरिया में, जहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रे एरिया है, राइट, काफ़ी बड़ा ग्रे एरिया है, जहाँ से रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी का मोस्ट ऑफ द आया है, जो कि एक बड़ा सवाल कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर के ऊपर में खड़ा करता है। अब यूजुअली अगर 2 लाख से 3 लाख, यहाँ पे अगर 4 करोड़ के आसपास में पहुंच जाता है, 4 करोड़ 83 लाख कुछ भी, 5 करोड़ तक भी पहुंचा तो भी ठीक था, बट यहाँ पर तो बहुत ही भयंकर इंक्रीज देखने को मिला है कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। तो ये एक थोड़े से सवाल दिखाता है कि ये असली ग्राउंड पे है या नहीं है। साथ में ही कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी के 34 लाख से 45 लाख, और इस साल सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस जो है 4 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। तो इतना बड़ा इंक्रीज रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट के अंदर में भी एक सवाल खड़ा करता है कि रियलिटी क्या है, ये मर्चेंट बैंकर्स का गेम है, मिलजुली भगत है, या फिर कुछ असलियत में भी ग्राउंड पर भी है इस चीज़ का कुछ। क्योंकि अचानक से जब कोई चीज़ होती है वो भी उस वक्त में जब कंपनी को पैसा उठाना हो मार्केट से, तो जब पैसों के लालच की बात होती है तो आंखें थोड़ी सी आपकी बाहें ऊपर होनी चाहिए, ये ब्रोहें क्या बोलते हैं इनको। नेक्स्ट अब कंपनी का अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो यहाँ पर नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज 29 लाख ओनली, यहाँ पर है 1 करोड़ 84 लैक्स। तो यहाँ पर ये नॉर्मल, अब सोच के देखो इतना बड़ा रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया जबकि कैश फ्लो पिछले साल के भी मुकाबले कम है। और मेनली जो कैश फ्लो कहाँ अटका हुआ है वो है 2 करोड़ 89 लैक्स। तो ठीक है, सीधा सीधा इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब कंपनी ने कोई लोन्स एंड एडवांसेस पे किए हैं, किसी और को पे कर दिए, राइट। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पे किया है ये किस गेम की हिसाब से किया है वो तो खैर कंपनी बता सकती है। सो इट्स पॉजिटिव बट इट्स नॉट दैट पॉजिटिव। कंपनी के जिस नेट प्रॉफिट्स हैं उस हिसाब से पॉजिटिव नहीं है कैश फ्लो। तो अब ओवरऑल कंपनी के बारे में बात की जाए, अब इसको कॉम्पिटिटर्स इस कंपनी के आज के दिन मार्केट में कोई भी लिस्टेड है नहीं, सो इस तरीके से हम बता नहीं सकते कि क्या मतलब वैल्यू मिलना चाहिए, बट फिर भी एक पी और पीबी रेशियो निकालते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आगे की। तो 90 करोड़ की वैल्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर 4 करोड़ है, जो कि मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, बट स्टिल इसका एक हाफ ले लेते हैं कि चलो 2 करोड़ के आसपास का ले लेते हैं। 2 करोड़ के हिसाब से 45 का पी रेशियो बनता है, और इस हिसाब से जिस हिसाब से कंपनी ने 4 करोड़ दिखाए हैं उस हिसाब से कंपनी का 20 के आसपास का 22-23 के आसपास का पी रेशियो बनता है। तो 22-23 का पी रेशियो भी हाई है, और अगर इसके 2 करोड़ के आसपास भी लेते हैं, दोनों का एवरेज निकाले थे लास्ट ईयर और इस साल का, उस हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा ही हायर साइड के अंदर में है। बट कंपनी का जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पर दिखाया गया है रेवेन्यू का, उस हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो है वो बुरा नहीं है, राइट। अगर यही ग्रोथ फ्यूचर में बनी रहती, मान के चलो कि इतनी ग्रोथ बनी रहे, तो इस हिसाब से तो अगले साल जो रेवेन्यू आएगा वो लगभग कितना मान के चलो 30 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, राइट। तो 30 करोड़ का रेवेन्यू, उसके हिसाब से फिर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो तो लगभग, जैसे यहाँ पे 30% के हैं तो 30 करोड़ का 10 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आएगा। तो 10 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से तो 90 करोड़, तो 9 का पी रेशियो, तो 9 का पी रेशियो जो कि फॉरवर्ड पी है। तो जिस हिसाब से ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ही भयंकर दिखा दी गई, वो भी कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज से, तो वो थोड़ा सा एक सवाल पैदा कर रहा है
बाकी अगर इसकी सच बात मान ली जाए और उसको प्रोजेक्ट किया जाए फ्यूचर के अंदर में, तो फॉरवर्ड पी तो बहुत अच्छा निकल रहा है, बट फिलहाल के तौर पे जो एट प्रेजेंट जो पी है वो ख़राब निकल रहा है। इसी के साथ में पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 11 करोड़ रुपए कंपनी की नेटवर्थ है, 24 करोड़ रुपए और आ रहे हैं तो 35 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 35 के हिसाब से कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 2.7 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो 2.7 2.8 के आसपास का पीबी रेशियो तो वो भी ठीक ठाक वैल्यू के ऊपर में है। सो अब ओवरऑल फाइनल बात कि देखो जिस सेक्टर के अंदर में कंपनी काम कर रही है वो तो बहुत लुक्रेटिव है, क्योंकि किसी न किसी के बंदों के या फिर पुराने लोगों के जो शेयर्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फंसे हुए ही हैं। ठीक है, वो भूल ही जाते हैं टाइम के साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आज के दिन में इंडियन जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट डीमेट अकाउंट्स हैं, शेयर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो बहुत पैसा अटका हुआ है और किसी को पता भी नहीं है किसका पैसा है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट आज के दिन है। साथ में लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशन वाला का चीज़ का भी बहुत बड़ा मार्केट है आज के दिन, राइट। और हेल्थ वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज वाले भी बहुत बड़ा मार्केट है। सो मार्केट तो काफ़ी बड़े बड़े हैं इनके पास में, बट द पॉइंट इज़ कि फ्यूचर के अंदर में किस तरीके से कस्टमर्स हैंडल होते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को चलाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मार्केट है और फिलहाल के तौर के ऊपर में काम भी अच्छा कर रहे हैं, राइट। अब फ्यूचर में आज के दिन हिसाब से जो वैल्यू लगाई गई है उसके हिसाब से मेरे को शॉर्ट टर्म के अंदर में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ऐसा आई थिंक इनको शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकता है। लॉन्गर टर्म्स के हिसाब से तो एक बार फिर भी देखना पड़ेगा, इनके आने वाले और जो रिजल्ट होंगे उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब मैं पर्सनली तो शॉर्ट टर्म में भी ज़्यादा कुछ श्योर नहीं हूँ, बट एक हवा है उसको अगर देख लेते हैं एक बार जीएमपी रेशियो के हिसाब से। तो जीएमपी यहाँ पर आज के दिन तो 0% है। नॉर्मली अगर ये मोर देन 60% के आसपास में जाती है तो शॉर्ट टर्म में फिर भी एक उम्मीद बन सकती है। अगर उस 60% से ऊपर नहीं जाती है तो फिर इसकी शॉर्ट टर्म में भी उम्मीद थोड़ी कम ही है, राइट। तो जो हमने पॉजिटिव्स देख ली हैं कंपनी के, और थोड़े से जो रिस्क्स हैं, रिस्क्स बहुत सारे हैं कि यूजुअली जैसे कि ये अपफ्रंट फीस लेते हैं, थोड़ी सी फीस लेते हैं, तो मान के चलो कस्टमर का काम हो गया तो उसके बाद में वो फीस ना दे, ठीक है, तो फिर कंपनी उस पर भी केस करे, फिर अगर से अलग से खर्चा, तो कितने कस्टमर्स पे केस करोगे, क्योंकि कंपनी पूरा अपफ्रंट फीस तो पूरा का पूरा ले नहीं रही क्योंकि सामने हमारे पास पैसे ही नहीं है, राइट। तो these are the basic risks here about the company. Let's सो आई होप जो भी आप डिसीजन लेंगे थोड़ा सा और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही डिसीजन लेंगे। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं कभी नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।